हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, क्योंकि आ चुका है इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट 29 जनवरी 2019 को। और उसकी क्वार्टर 3 के रिजल्ट में दिख रहा है कि कंपनी ने बनाया एक बम्पर प्रॉफिट और इसका ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ है लगभग 54% के आसपास। और इस वजह से स्टॉक ने लगाई है सिर्फ और सिर्फ एक दिन में लगभग 11% की जंप। तो क्वेश्चन आता है कि क्या करना चाहिए आपको स्टॉक में, क्या करना चाहिए आपको, बाय, सेल या होल्ड, और साथ ही आपको किस प्राइस पे करना चाहिए स्टॉक में एंट्री, और एक साल के अंदर ये कितना दे सकता है आपको रिटर्न। तो इन सब क्वेश्चन को जानने के लिए इस वीडियो में करेंगे हम लोग इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की रिटर्न एनालिसिस, और साथ ही में देखेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट की हाईलाइट, और फिर जानेंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस ने कितना दिया इसको टारगेट प्राइस, और फिर करेंगे इसकी डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस, और उसके थ्रू जानेंगे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को, और फिर समझेंगे कि आपको स्टॉक में करना चाहिए बाय, सेल या होल्ड। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ, और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये क्वार्टरली रिजल्ट बजाज फाइनेंस लिमिटेड का, और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। तो आती है इंडस्ट्री फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसका जो सेक्टर है वो एनबीएफसी यानी कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1,49,665 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है यानी कि 30 जनवरी 2019 को जो बंद हुई है वो बंद हुई है 2595 रुपए के आसपास। और अब मैंने लगा दिया बजाज फाइनेंस का रिटर्न आपके सामने, तो आप देख सकते हैं 10 साल में जो इसका रिटर्न है वो है 45,073.17%, यानी कि इसने आपके पैसों को 450 गुने से भी ज्यादा कर दिया 10 साल में, जो मैं कहूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड ब्लोइंग रिटर्न है ये मेरे हिसाब से। वहीं पे सेंसेक्स का रिटर्न आप देख सकते हैं 277.66%, और ये इसका 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ भी आप है 336% के आसपास, यानी कि इसने आपके पैसों को 4 गुने से ज्यादा कर दिया 3 साल में। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो है 43.11%, और ये इसका 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ भी अप है 53.35%, वहीं पे सेंसेक्स डाउन है 1.23%, और ये इसका ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक का रिटर्न आप देख सकते हैं डाउन है लगभग 2.5% के आसपास। वहीं पे सेंसेक्स डाउन है 1.32%, और ये इसका 1 मंथ का रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन है 2.11%, वहीं पे सेंसेक्स डाउन 1.35%, और ये इसका 1 वीक का रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन है 2.17%, वहीं पे सेंसेक्स 1.43% डाउन, और ये इसका आज का रिटर्न यानी कि 30 जनवरी 2019 का आप देख सकते हैं अप है 2.55%, वहीं पे सेंसेक्स पूरी तरह से फ्लैट। तो ओवरऑल मैं इसके रिटर्न को कहूंगा लॉन्ग टर्म का रिटर्न बहुत ही अच्छा है। पिछले कुछ दिनों से इसमें आई थी गिरावट, लेकिन इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट के आने के बाद इसमें दिख रही है थोड़ी तेजी। तो आप देख लेते हैं इसकी क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को। तो आप देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आप देख सकते हैं सितंबर 2018 से दिसंबर 2018 के बीच देखने को मिल रही है एक बड़ी जंप नेट सेल्स में लगभग 17% के आसपास। सितंबर 2018 में इसका जो सेल्स था वो था 4255 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 4975 करोड़ के आसपास। और वहीं पे इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें देखने को मिल रही है लगभग 15% की बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सितंबर 2018 में था ये लगभग 923 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के हो गया है 1060 करोड़ के आसपास दिसंबर 2018 में। अब देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट ईयर ऑन ईयर। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 के बीच नेट सेल्स की जो बढ़त है वो 47.56% है, यानी कि बहुत ही बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। इसका जो सेल्स था वो था 3071 करोड़ के आसपास दिसंबर 2017 में, जो बढ़ के हो गया 4975 करोड़ दिसंबर 2018 में। और वहीं पे अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं लगभग 54% के आसपास की जंप देखने को मिल रही है, एक ग्रोथ देखने को मिल रही है इसके नेट प्रॉफिट में। दिसंबर 2017 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो था 690 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया है 1060 करोड़ दिसंबर 2018 में। ओवरऑल मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट को कहूंगा वेरी गुड। अब देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एफआईज की बात कर लेते हैं। तो सितंबर 2018 में जो इसके नंबर ऑफ एफआईज इन्वेस्टर थे वो थे 605, जो बढ़ के दिसंबर में हो गए हैं 640। अब देख लेते हैं इसका ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर का स्टेक जो 55.15% था उसमें कोई चेंज नहीं है। वहीं पे एफआईज में आई एक स्लाइट कमी, 20.08% से घट के हो गया 20.07, मतलब कि 0.01% कमी, जो कि बहुत बड़ी कमी नहीं है। और आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में आई एक बढ़त 7.32% से बढ़ के हो गया 7.5, यानी कि 0.18% की बढ़त है म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डिंग में। और अगर इंश्योरेंस की बात की जाए तो वहां भी देखने को मिल रही है एक स्लाइट कमी, 0.91% से कम होकर हो गया 0.85%, यानी कि 0.06% कम।
और अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए तो यहां भी देखने को मिल रही कमी 16.12% से घट के हो गया 15.93% यानी कि 0.19% की कमी। और अगर अदर डीआई की बात की जाए तो यहां देखने को मिल रही बढ़त 0.41% से बढ़ के हो गया 0.50% यानी कि 0.09% की बढ़त। ऐसा लगता है जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी और एनआईज ने जो माल बेचा उसको अदर डीआईज और म्यूचुअल फंड ने उठा लिया। तो ओवरऑल मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न कहूंगा ओके। अब बात कर लेते हैं इसके टारगेट प्राइस की। तो सबसे पहले आता है एडलवाइस, उसने रिकमेंड किया 2700 का मार्क। अगर ये अभी के प्राइस से 2700 का मार्क अचीव कर लेता है आपको मिलेगा 4.05% का रिटर्न। वहीं पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसको जो टारगेट दिया वो 3050 का है और अगर ये टारगेट ये अचीव कर लेता है तो आपको मिलेगा अभी के करंट प्राइस से 17.53% का रिटर्न। तो ये टारगेट कितना अचीवेबल है उसको देख लेते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। और अब मैंने लगा दिया बजाज फाइनेंस लिमिटेड का चार्ट 30 जनवरी का 5 मिनट के इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 29 जनवरी को वो हुई थी 2515 रुपए 55 पैसे पे और आज जो इसकी ओपनिंग हुई है वो ये 2577 रुपए 5 पैसे पे यानी कि गैप अप से ओपनिंग हुई। उसके बाद आई इसमें तेजी और फिर थोड़े से करेक्शन के बाद फिर ये थोड़ा हाई गया और उसने आज के डे का अपना हाई बनाया यहाँ पे लगभग 2 बजे के आसपास जो था 2623 रुपए का। उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज चल के एंड ऑफ द डे में एक बड़ी गिरावट आई और उसके बाद फाइनली ये जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 2595 रुपए 50 पैसे पे। तो इसके प्राइस मूवमेंट को डिटेल में देखने के लिए मैंने इसका लगा दिया चार्ट डेली इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी 2018 और फरवरी 2018 में ये थोड़ा सा साइडवेज चला है। उसके बाद एंड ऑफ मार्च से आई इसमें तेजी और फिर यहां से मई से इसको मिला एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आप देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअसली इसने हायर हाईज एंड हायर लोज बनाए हैं। उसके बाद इसने अपना जो 52 वीक का एक हाई है वो अचीव किया 29 अगस्त को जो था 2994 रुपए का। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगले दिन यानी कि 30 अगस्त को भी लगभग उसी मार्क को टच करने की कोशिश की 2993.90 पे गया है ये और यहां एक दिन पहले 28 अगस्त को भी 2982 पे जाके रुक गया। तो कहीं ना कहीं मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे 2980 से लेके 3000 के रेंज के भी। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस करना होगा 3000 के मार्क को क्रॉस करने से पहले। उसके बाद आप देख सकते हैं आई इसमें बड़ी गिरावट और अक्टूबर के महीने में इसने अब बनाया अपना नियर टर्म का लो जो बना था 8 अक्टूबर को जो था 1912 रुपए 20 पैसे का। उसके बाद देख सकते हैं आप फिर से आई इसमें तेजी और इसने बनाना स्टार्ट किया हायर हाईज एंड हायर लोज और इस तरह से फिर इसने बनाया अपना एक हाई 31 दिसंबर को जो था 2666 रुपए 30 पैसे का। उसके बाद अगले दिन यानी कि 1 जनवरी को फिर से उसने उसी मार्क को टच करने की कोशिश की जो था 2664 रुपए के आसपास। तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है इसका। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको आप लोगों के लिए क्योंकि आप देख सकते हैं उसके बाद फिर से यहाँ पे 24 जनवरी को भी इसने एक हाई जाने की कोशिश की और बनाया 2653 रुपए 50 पैसे और उसके अगले दिन यानी कि 25 जनवरी को भी इसने बनाया 2661 रुपए का मार्क। तो कहीं ना कहीं 2650 से लेके 2665 मैं कहूंगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका मुझे दिख रहा है। जब तक ये 2665 का मार्क क्रॉस नहीं कर लेता पूरी तरह से अप ट्रेंड में नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं उसके बाद आई थी इसमें बड़ी गिरावट 25 और 28 जनवरी की ट्रेडिंग सेशन में और कल यानी कि 29 जनवरी को आया था इसका Q3 का रिजल्ट जो कि काफी पॉजिटिव था। उसके बाद एंड ऑफ द डे में इस स्टॉक को थोड़ा पुश मिला और थोड़ी बहुत रिकवर करने की कोशिश की है उसने और आज भी उसी के मोमेंटम की वजह से थोड़ा स्टॉक ये बेटर रहा है। और अगर हम इसके 29 जनवरी के लो को आज यानी 30 जनवरी के हाई से कंपेयर करें तो एक दिन में इसने जो जंप लगाई है वो है लगभग 10% के आसपास की। अब इसके सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो मुझे लगता है इसका जो सपोर्ट है वो यहां से शुरू होता है 2330 से लेके 2360 के आसपास। तो अभी का जो ट्रेंड है वो मुझे पूरी तरह से अप ट्रेंड में नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 5 डे का ब्लू लाइन, 8 डे का रेड लाइन, 13 डे का ब्लैक लाइन और 20 डे का ग्रे लाइन आपके सामने। तो अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि इन 2 दिनों में यानी कि 25 और 28 जनवरी को ये पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में आ गया था और अभी भी जिसका प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में ही है। तो हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये ऊपर जाए, लेकिन जिस तरह से आज का एंड ऑफ द डे का सेशन था और जिस तरह बड़ी गिरावट देखने को मिली थी तो मुझे लगता है कल की ओपनिंग एक गैप डाउन से हो सकती है।
तो क्वेश्चन आता है कि कब करना चाहिए आपको स्टॉक में एंट्री और कहां पे बनानी चाहिए अपनी पोजीशन। तो मेरे हिसाब से जब तक ये अपना 2660 का मार्क क्रॉस नहीं कर लेता तब तक आपको स्टॉक में एंट्री नहीं बनानी चाहिए, और वहां से एंट्री बना के मुझे लगता है कि ये आराम से अपने 3000 के मार्क तक चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि एडलवाइस ने जो उसको 2700 का टारगेट दिया है वो आराम से अचीव कर सकता है ये, और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो 3050 का दिया है उसको अचीव करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट मुझे लगता है कि 3000 तक का जो टारगेट है वो ये आराम से अचीव कर सकता है। बाकी डिपेंड करेगा इसके Q4 के रिजल्ट पे और उसके बाद के अपने क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो यही मेरा वर्डिक्ट बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में वीडियो करूंगा। यहीं पे वाइंड अप। पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।